नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बेहद बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि सूबा आज जीएसटी काउंसिल की बैठक को लीड कर रहा है। सबकी निगाहें राजधानी लखनऊ पर टिकी हुई है। वजह साफ तौर पर समझिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्रियों के साथ ही 16 राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक के संयोजक उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना है, जबकि इसका आयोजन उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उनका स्वागत किया था। जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सबकी निगाहें इस बात पर कि आखिरकार इस बैठक के बाद कहां राहत होगी और कहां आफत होने वाली है। जनता टीवी आपको पहले ये जानकारी दे दे, हमने हालांकि हेडलाइंस जब आप देख रहे होंगे तभी ये बात बता दी आपको कि 6 राज्यों ने इस बात का विरोध कर दिया है कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में रखा जाए। उसमें उत्तर प्रदेश भी एक है। यानी कि क्या ये माना जाए कि पेट्रोल को लेकर मंशा साफ नहीं है राज्य सरकारों की? ये बेहद अहम सवाल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के निर्णय जब 6 बजे या 5:30 बजे के करीब निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो निकल करके सामने आएगा। ताज होटल में जीएसटी की 45वीं बैठक आज 11 बजे शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से इस बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री देश की वो अध्यक्षता करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना वो भी मौजूद रहेंगे। जीएसटी काउंसिलिंग के सभी सदस्य यहाँ पर बुलाए गए हैं, सभी मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर उसके बाद पहुंचने के बाद वो बैठक में शामिल होंगे और तमाम करीब 4 दर्जन से ज्यादा वस्तुओं पर यहाँ पर कुछ चर्चा होगी। खासकर कोरोना काल में जिस तरीके से जो दवाओं पे कुछ छूट मिली थी उसको लेकर हो सकता आगे समय सीमा बढ़ा दी जाए, या फिर जो जोमेटो या फिर ऑनलाइन वेबसाइट है उन पर कहीं ना कहीं जीएसटी पर संबंधित चर्चा होगी। पेट्रोल डीजल भी इसमें रखा गया है। तो तमाम जो महत्वपूर्ण जो उन पर जीएसटी पे चर्चा होने के बाद बैठक के बाद निर्णय पता लगेगा कि क्या कुछ जीएसटी किस पे बढ़ाया गया है या फिर समय सीमा के अनुसार इस तरीके से छूट देने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश में पहली बैठक ये है, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निर्मला सीतारमण सुबह ही पहुंच गई थी, इसी होटल में रुकी थी। साथ ही साथ जो मंत्रीगण हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बैठक के बाद निर्णय कुछ पता लगेगा कि क्या कुछ किसकी जो राहत भरी खबर मिलेगी लोगों के लिए या फिर उस पे जीएसटी का बोझ पड़ जाएगा। फिलहाल ये आने वाला वक्त बैठक के बाद पता लगेगा। कैमरा नमन के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। ठीक है, ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप लगातार नजर रखे हुए हैं तमाम अपडेट्स पर। अनूप, इस समय सूबे के अंदर और देश के अंदर 3 अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा इस बैठक के दौरान, इस बैठक में इन 3 मुद्दों पर उसका प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। 3 मुद्दे: चुनाव, जो तमाम राज्यों में आगामी चुनाव होने वाले हैं 2022 चुनावों में, उसके अलावा किसान, और उसके अलावा है कोविड। ये 3 मसले ऐसे हैं जिन पर अहम फैसला लेना चाहिए। पेट्रोल भी, किसान और उसके अलावा है कोविड। ये 3 मसले ऐसे हैं जिन पर अहम फैसला लेना चाहिए। पेट्रोल भी एक चौथा मुद्दा है जो जनता के लिए लगातार सिरदर्द बना रहता है। हालांकि उस पर क्या निर्णय होता है ये देखने वाली बात होने वाली है। देखिए पूजा, ये जो काफी महत्वपूर्ण बैठक जो जीएसटी को लेकर है, हालांकि 45वीं बैठक है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के ताज होटल में सुबह 11 बजे शुरुआत हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ पर मौजूद हैं। वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना मौजूद थे। लगातार मैराथन बैठक हुई। अभी थोड़ी देर पहले जब लंच हुआ था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर शामिल हुए थे। लंच के बाद फिर यहाँ से निकले, चूंकि उनका गोरखपुर दौरा प्रस्तावित था, इसलिए गोरखपुर के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बैठक के जो महत्वपूर्ण मुद्दे आपने बताया, करीब 4 दर्जन से ज्यादा जो वस्तुएं हैं उस पर इस पर बैठक होनी थी, इस पर कुछ निर्णय लिए जा सकते थे। लेकिन अभी तक बैठक में जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है
वो ये है पूजा की जो कोरोना में संबंधित जो दवाएं हैं, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, जिसको हम लोगों ने खूब देखा है कि किस तरीके से ब्लैकमेलिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद वहां बाजारों में उपलब्ध नहीं था, उसको लेकर जिस तरीके से छूट देने की बात कही थी, उसकी समय सीमा लमसम बढ़ा दी गई है सूत्रों के हवाले जो खबर मिली है। लेकिन उसके बाद फिर जीएसटी को लेकर जो सोशल साइट है, चाहे जो जोमेटो की बात करें या फिर और भी जो खाना, अनूप, मैं आपको यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगी और तमाम दर्शकों को ये बात साझा कर दें कि जिस समय हम रेमडेसिविर का जिक्र कर रहे हैं, रेमडेसिविर जैसी तमाम जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, यहाँ पर हमारा तात्पर्य उस बात से है। अनूप, अपनी बात आप पूरी करें। देखिए पूजा, जो उन पर जो सोशल साइटें हैं उन पर 5 से 12% की जीएसटी लमसम संभव हो गई है। साथ ही साथ जिस तरीके से सबसे बड़ा अहम मुद्दा था पेट्रोल और डीजल, क्योंकि पेट्रोल डीजल वो वस्तु है, वो चीज है क्योंकि उससे महंगाई पर भी असर पड़ता है और आम जनमानस कहीं न कहीं उससे प्रभावित होता है। उस पर काफी लंबी बहस चली, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं निकल के आया है। कई राज्यों, लमसम करीब 6 राज्य ऐसे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, केरल की बात करें, वो ये कहीं न कहीं सहमति नहीं बन पाई है, जिसको लेकर अभी फिलहाल मंथन पॉइंट टू पॉइंट होना बाकी है। अभी फिर निर्णय उस पर क्या कुछ होता है, फिलहाल 6:30 बजे के बाद पता चले, क्योंकि जो पहले करीब 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय निर्धारित था, लेकिन उसको कम किया गया है। पहले करीब 6:30 बजे निर्मला सीतारमण इसी ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, उसके तब पूरी बात की कंफर्म हो पाएगी कि इस जो 45वीं बैठक उत्तर प्रदेश में हुई है जीएसटी को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात अनूप यहाँ पर ये है जनता को लाभ मिला है। अगर हम प्रदेशवासियों की बात करें तो सबकी निगाहें आज इस जीएसटी बैठक पर, जीएसटी काउंसिल की जो बैठक चल रही है हम इस पर है। तमाम व्यापारियों की भी नजर है और प्रदेशवासियों की भी नजर है। प्रदेशवासियों की नजर इस लिहाज से है क्योंकि आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव होने, उन्हें उम्मीद है कि पेट्रोल के दामों में कुछ हद तक राहत मिलेगी। लेकिन सुरेश खन्ना ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया कि भाई हम दायरे में रखना ही नहीं चाहते। जब सरकार की मंशा ही नहीं है तो लोगों को राहत मिलेगी कैसे? बिल्कुल पूजा, ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है और जनता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कई चीजें प्रभावित होती, मैंने कहा जिस तरीके से महंगाई की मार करें या फिर चुनाव आने वाला है, ऐसे में जनता को किस तरीके से राहत पहुंचाया जाए। हालांकि इस पे अभी तक मामला जिस तरीके से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो अंदर से खबरें आ रही, हालांकि मीडिया को दूर रखा गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता लगेगा। लेकिन पूजा, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं पेट्रोल डीजल को लेकर के, महंगाई को लेकर के, सरकारें बहुत दावा करती हैं कि महंगाई कम करेंगे। अभी आपने देखा कि कोरोना काल में जब व्यापारियों की स्थिति बहुत ही खराब थी, जीएसटी देना पड़ा। हालांकि जीएसटी में उत्तर प्रदेश की जो वसूली है कहीं न कहीं वो नंबर 1 पे रही है, अच्छी रही है। तो ऐसे में खासकर जो अतिरिक्त भार है, चाहे कोरोना काल के समय, हालांकि व्यापारियों ने इसका विरोध किया था कि जीएसटी न लिया जाए, लेकिन फिलहाल उनको देना पड़ा और लगातार वो दे रहे हैं। ऐसे में राहत की जो सांस थी वो कहीं नहीं नजर आ रही पूजा। कहीं न कहीं व्यापारी है वो मायूस है। अब क्या कुछ इस पे निर्णय फिलहाल होगा, इस पे अभी मोहर लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि 6:30 बजे के बाद जब वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन जो कयास पूजा लगाए जा रहे थे कि जनता की राहत की बात की जा रही थी, जिसपे पूरे देश की निगाहें टिकी थी, उत्तर प्रदेश से आज, लखनऊ से आज कोई बड़ी खबर मिलेगी, जनता से को राहत करने वाली वहां से कुछ खबर मिलेगी, अभी तक ऐसा कुछ जो अंतर से जानकारी मिली ऐसा कुछ नहीं है पूजा। सिर्फ जो सहमति बन पाई है 31 दिसंबर तक, जो कोरोना काल की संबंधित जो कोरोना से जुड़ी हुई दवाएं हैं उन पर कहीं न कहीं छूट देने की जो बात कही गई थी, उनकी समय सीमा बढ़ाने की बात कही गई है। ठीक है, रेमडेसिविर सहित जो तमाम जीवन रक्षक दवाएं हैं उनका जिक्र हो गया, पेट्रोल का जिक्र हो गया। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो प्रदेश सरकार और साथ में केंद्र सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, वो है किसान। और किसानों को क्या इस जीएसटी बैठक से कुछ हद तक लाभ मिलता नजर आ रहा है अनूप? सबसे बड़ी बात यह है, सूत्रों के हवाले से या किधर से भी आपके पास अगर कोई जानकारी है तो तमाम दर्शकों के साथ साझा कीजिए। किसान आंदोलन बड़ा सिरदर्द है, किसान उपकरणों, किसानों का जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें या फिर खाद में, बीज में किसी तरह का कोई राहत मिल सकता है क्या? उम्मीद की जाए।
देखिए पूजा, इस जीएसटी बैठक में जिस तरीके से किसानों को लेकर बड़ी उम्मीदें थी, खासकर कि इस समय आने वाला चुनाव है और किसान कहीं न कहीं नाखुश हैं, क्योंकि अभी आपने देखा था मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से किसानों का आंदोलन हुआ, वो जो वहां पर एक जन सैलाब उड़ा था, जिससे ये पता लगता था कि किसान कहीं न कहीं नाराज है, नाखुश है वर्तमान सरकार से। ऐसे में सरकार कुछ न कुछ उनको लाभ देगी और सरकार प्रयास कर रही है कि जो दूरियां हैं किसानों की वो कम हो और उनको फायदा पहुंचे, चाहे गन्ना किसानों की बात करें। लेकिन इस जीएसटी की जो बैठक जीएसटी की हो रही, उसमें कुछ किसानों को लेकर मुझे लगता है कोई बातचीत अंदर अभी फिलहाल शुरुआत नहीं हुई। अब ये जो 2 घंटे की लास्ट की जो बैठक है, उसमें किसानों को लेकर हो सकता है जीएसटी को लेकर कुछ किसानों को लेकर लाभ मिले, उनके उपकरण पर कुछ छूट मिले, या फिर अनूप के ये माना जाए चूंकि ये बैठक 2 दिवसीय है तो कल इस मसले पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि 4 दर्जन चीजों पर को लेकर के अहम चर्चा चल रही है। इस बात का जिक्र आपने किया है, तो क्या ये माना जाए कि दूसरी पारी में किसी तरह का कोई फैसला निकल करके सामने आ सकता है सरकार की तरफ से? देखिए पूजा, अभी हम इस पर सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। सरकार कुछ क्या जीएसटी की बैठक, जो बोर्ड की बैठक है, कितने राज्य इस पे सहमति दर्ज करते हैं, कितने जो जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं वो अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, उसकी फाइनल डिसीजन निर्मला सीतारमण किस तरीके से मुहर लगाएंगी, या फिर उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई सहमति किस तरीके से बनी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, या फिर तमाम जो दवाओं का मुद्दा हो। फिलहाल कल के बाद बैठक हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि किसानों का हो सकता कुछ इसमें लाभ मिले जीएसटी को लेकर, लेकिन ये फैसला आने के बाद ही पूजा पता लगेगा कि क्या कुछ इस जीएसटी की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं। पूजा ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ अनूप जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि तमाम और भी राज्य हैं जिनको इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में पेट्रोल से बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। यही वजह है कि 6 राज्यों सहित उत्तर प्रदेश ने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को न रखा जाए, जबकि तमाम जो अर्थशास्त्री हैं और जनता ये चाहती है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल आए ताकि जो कीमत है वो रेगुलेट हो सके। खबरों में आगे भी बढ़ेंगे और आपको बता दें, इस समय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की दिव्य संकल्पना को साकार कर रहे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हृदय तल से बधाई। प्रभु श्री राम की कृपा से आपको दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। आजीवन मां भारती की सेवा का परम सौभाग्य आपको प्राप्त होता रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्वकर्मा दिवस के मौके पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 21,000 प्रशिक्षित लाभार्थियों को टूल किट वितरित करते नजर आए। लोक भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण भी वितरित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक पखवाड़े का विकासोत्सव कार्यक्रम का आगाज किया है। लोक भवन में इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये कार्यक्रम सभी 75 जनपदों में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार साल 2018 से विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना शुरू कर चुकी है। कोरोना काल में कारीगरों, व्यवसायियों और हुनरमंदों ने बेहतर काम किया और नई मिसाल पेश करी है। आज 2 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। एक विश्वकर्मा जयंती, ये मान्यता है कि वे देवताओं के यानी आदि शिल्पी वे माने जाते हैं, आदि शिल्पकार माने जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा की जयंती का पावन दिवस है और साथ ही साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी पावन जन्म दिवस है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को हम साकार रूप देंगे। हर नागरिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा और स्वावलंबन का मतलब खुशहाली होती है, हर एक के चेहरे पर खुशहाली। यही तो स्वतंत्र भारत का, देश के आजादी के अमृत महोत्सव का उत्सव है। देश आजादी के 75वें वर्ष में जा रहा है, तो हम क्या देंगे लोगों को? यही देंगे, उसके चेहरे पर खुशहाली है,
वो किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का संबल बनेगा, समाज का संबल बनेगा, ये कहने के लिए ही आज प्रधानमंत्री जी के इस शुभ जन्मदिन पर प्रदेश सरकार ने यहां से इस आयोजन को विकास उत्सव की शुरुआत इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। सभी 75 जनपदों में कार्यक्रम चल रहा है। पहले दिन 21,000 हस्तशिल्पी और कारीगर सम्मानित हो रहे हैं और 11,000 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ करके 171 करोड़ रुपए का लोन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये तमाम सियासी गतिविधियां चल रही है, लेकिन इस बीच बारिश हो रही है। आसमान से ये राहत की है या आफत की निर्धारित करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बाराबंकी से। सुबह में बारिश का कहर बदस्तूर जारी है। बाराबंकी में बारिश की वजह से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। बारिश के चलते हुए अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। टिकैतनगर थाना क्षेत्र में हुए हादसे में मौतें हुई हैं। दीवार ढहने से 60 वर्षीय बुजुर्ग की दबकर मौत हो गई। दीवार गिरने से मलबे में दबकर पहले भी 3 मौतें हो चुकी हैं। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें हृदय विदारक हैं। दीवार ढहने से 60 वर्षीय बुजुर्ग की दबकर मौत हो गई और मौतों का आंकड़ा 2.5 अंक में चल रहा है इस समय सूबे में, और तमाम मौतें बारिश के चलते। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रतापगढ़, अयोध्या, रायबरेली, अंबेडकर नगर, बस्ती और अमेठी की हर जगह लोगों का जनजीवन हल्कान हो चला है। आसमान से राहत बरस रही है या आफत, समझना मुश्किल है, क्योंकि भगवान मेहरबान है। सावन में नहीं, भादों में इस बार। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख होगा देवभूमि का। देवताओं की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के व्यापारी, भक्त और आम लोगों के साथ ही तीर्थ पुरोहितों की मांग पूरी हुई। लंबे समय बाद उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा की तारीख की घोषणा कर दी। चारधाम यात्रा करने की क्या होंगी शर्तें, कैसे आप इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जरूरी होंगे अगर आप देवभूमि का रुख कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा की तारीख की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि चारधाम यात्रा 18 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी और राज्य सरकार को कोविड-19 प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन के साथ यात्रा संचालित करने का निर्देश दिया है। यात्रा पर लगा प्रतिबंध हटाते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की निर्धारित दैनिक संख्या जैसे प्रतिबंधों के साथ ही यात्रा संचालित होगी। बात नहीं है, अभी सफाई इत्यादि की व्यवस्था होने के बाद तत्काल हमारा पहला लक्ष्य है। हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे और कल ये दिन आया। माननीय न्यायालय ने हमारे प्रस्ताव पर सहमति दी है। माननीय न्यायालय ने उसको चलाने की अनुमति प्रदान की है। तो हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि यात्रा चालू हो, क्योंकि यात्रा का बहुत कम समय बचा हुआ है। अदालत ने कहा कि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड नेगेटिव जांच रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। चारधाम के नाम से प्रसिद्ध उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्रों में स्थित मंदिरों में श्रद्धालुओं की दैनिक सीमा निर्धारित करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम में रोजाना अधिकतम 800, बद्रीनाथ में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों के दर्शन की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा यात्रियों को मंदिरों के आसपास स्थित झरनों में स्नान की अनुमति नहीं होगी। अदालत ने कहा कि चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में चारधाम यात्रा के दौरान जरूरत के अनुसार पुलिस बल तैनात किया जाएगा। चमोली में बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर स्थित है। यहाँ के व्यापारियों में भी चारधाम यात्रा शुरू होने पर काफी खुशी दिखाई दी। पर्यटन व्यवसायी के लिए बहुत बड़ी राहत है, चाहे वो 1-1.5 महीने के लिए खोली है यात्रा। इसका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और मेरा गवर्नमेंट से ये भी कहना है कि जो इन्होंने टैक्स माफी का कहा है कि अक्टूबर से लागू होगा, हमारा ये है कि पिछले जो 6 महीने गए हैं इसको टैक्स छूट को 6 महीने पीछे से लागू किया जाए, जिससे हमें बड़ा लाभ होगा। क्योंकि आगे अब 1-1.5 महीना यात्रा चालू हो जाएगी,
तो हम आगे का टैक्स भर देंगे। फिलहाल हमें ये 6 महीने की राहत मिल जाए पीछे से। उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हम सरकार का भी आभार प्रकट करते हैं। पर्यटन मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उस मीटिंग में सब बैठ के तय हुआ और उस मीटिंग में जो चीजें तय हुई उसके अनुरूप सारी कार्रवाई हुई, जिसकी वजह से आप हाईकोर्ट से ये मामला आप देख रहे हैं कि आज सुलझा है और चारधाम यात्रा शुरू हुई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का ये फैसला राज्य सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। चारधाम यात्रा से लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होने के कारण राज्य सरकार पर इसे शुरू करने का चौतरफा दबाव था। कोविड हालत के कारण पैदा हुई अनिश्चितता के बीच हाईकोर्ट ने 28 जून को राज्य मंत्रिमंडल के सीमित स्तर पर चारधाम यात्रा शुरू करने के निर्णय पर रोक लगा दी थी। मंत्रिमंडल ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों के निवासियों को मंदिर दर्शन की अनुमति देने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद व्यापारियों से लेकर भक्तों में खुशी की लहर दिखाई दी थी, लेकिन जिस तरीके की अब चारधाम की यात्रा शुरू हो गई, इसकी वजह से लगातार प्रदर्शन कर रहे तीर्थ पुरोहित, भक्तजन और देवभूमि के लोग, साथ में देश भर के लोगों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। जनता टीवी न्यूज डेस्क से अभिषेक की रिपोर्ट। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अजीत काम्बोज हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, जनता में खुशी है, तीर्थ पुरोहितों में खुशी है, तमाम जो व्यापारी हैं उनके मन में भी खुशी है, लेकिन सरकार के लिए सिरदर्द की तरह है ये। नॉर्म्स का पालन कराना बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार सीधे तौर पर गंभीर जरूर है यात्रा संचालन को लेकर, लेकिन जिस तरह की तमाम दिक्कतें वहां पर पेश आ सकती है, इसको देखते हुए सरकार अपना प्रयास कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला है और उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि साफ सफाई और तमाम व्यवस्थाओं के बाद जहाँ पर यात्रा का संचालन होगा और उसको देखते हुए कि तमाम जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जा रहा है। यात्रा कब शुरू होगी इसकी डेट अभी फाइनल नहीं की गई है, लेकिन सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि यात्रा का संचालन विधिवत होगा और जब भी शुरू होगी तो तय समय पर होगी और तय तैयारियों के साथ होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन को देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी झलक उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। मोदी के मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले अपने आरोपण किया और उसके बाद वर्चुअल भाग लिया। प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी डॉक्टर चटर्जी, राज्य रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मदन कौशिक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो सत्ता पक्ष खुश है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, लेकिन विपक्ष के लिए भी अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के तौर पर मना रही है। इसके तहत आज कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में युवा कांग्रेस की ओर से बेरोजगारी स्टॉल लगाया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेतृत्व शामिल हुआ। यादव समेत तमाम पदाधिकारियों ने पकौड़ा तला है। याद कीजिए वो जुमला कि अगर कुछ काम नहीं मिल रहा तो पकौड़ा ही तल लीजिए। इस दौरान कांग्रेसियों ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, जब से देश में मोदी सरकार आई है तब से बेरोजगारी बढ़ गई। उसके बावजूद केंद्र सरकार जनता की परेशानियों को कम नहीं कर पाई है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने बेरोजगारी मेला लगाकर प्रधानमंत्री को जगाने की कोशिश करी है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।